लेक्चर नंबर 12 में आगे बढ़ते हैं। आपने होमवर्क नोट डाउन कर लिया होगा। आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो हमको पढ़ना है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली स्टैटिक फ्रिक्शन को। हमने लास्ट लेक्चर में काइनेटिक फ्रिक्शन और उसकी एप्लीकेशन कंप्लीट किया था। स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली हमने बच्चों ये स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ ही लिया है, मगर आज उसको हम उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका इक्वेशन है कि नहीं है, अगर फॉर्मूला नहीं है तो हमको उसको कैसे फाइंड आउट करना है, वो सब डिस्कशन करना है। अच्छा लेक्चर है। इसके बाद जो रिमेनिंग एक दो लेक्चर इस चैप्टर के हमारे हैं, उसमें हम इसकी एप्लीकेशन ही देखने वाले हैं। सो स्टैटिक फ्रिक्शन में फर्स्ट थिंग, इट wants to avoid tendency of relative motion। हमको बच्चों मालूम है कि जो आपका फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन को ओपोज करता है, मगर काइनेटिक फ्रिक्शन तब एग्जर्ट होता है जब रिलेटिव मोशन हो ही रहा है, उस टाइम पे काइनेटिक फ्रिक्शन था। सो काइनेटिक फ्रिक्शन में हमने बताया था इट वांट्स टू अवॉइड रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन, मगर यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तब लगने वाला है जब बॉडी एट रेस्ट होगा। तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का जो अगर अपोज हो रहा है तो वहां पे हमको स्टैटिक फ्रिक्शन का कंसीडर करना है। दैट मीन्स इट exert when body at rest, it has no formula, it is self या it is conditional base force, it is self adjusting force। वो अपने आप एडजस्ट करेगा। फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला था हमारे पास, दैट इज एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए था। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। और सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स में भी बच्चों, सेल्फ एडजस्टिंग में भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेल्फ एडजस्टिंग रहने वाले हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेल्फ एडजस्टिंग। डायरेक्शन भी सेल्फ एडजस्टिंग होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी सेल्फ एडजस्टिंग होगा। सर वो कैसे, मैं आपको सब एक दो एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। So it wants to avoid tendency of relative motion. It exerts when body at rest. It has no formula and it is self-adjusting force या situational based force। Situation कैसी है उस हिसाब से आपका static friction exert करने वाला है। So it is situational based force। फिर limiting friction, अब इसको limiting friction भी बोल सकते हो, limiting friction या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जो भी बोलना है बोल सकते हो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। चलिए अब यहां पे इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलने वाले हैं। इट इज ए मैक्सिमम वैल्यू, ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सो बाय एक्सपेरिमेंट इसका फॉर्मूला है बच्चों, और जो फॉर्मूला जो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला था वो भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड था, जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है वो भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। सो बाय एक्सपेरिमेंट हम ये बता सकते हैं दैट एफ एस मैक्स बोलो या एफ एल बोलो, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलो या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन,
So by experiment we can say maximum static friction is directly proportional to normal force, and if we remove this proportionality, so maximum static friction is equal to आपके पास मिल जाएगा म्यू एस एन बच्चों। जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला था एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन, वैसे ही मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन। पोरबंदर पोरबंदर आप अभी आपने ज्वाइन किया है क्या? क्यों लेट किया ज्वाइन? सर लास्ट लेक्चर थोड़ा लेट था मैं। ऋत्विक सर आप ऐसी सिस्टम करो कि जितने सेंटर है वो टाइम पे यहाँ पे ज्वाइन करे। अगर उसको लेट हो रहा है तो फिर उसको वीडियो शो करना है। आप सेंटर से बात कीजिए, इसमें बच्चों की कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। अब इसमें इसको क्या पता चलेगा स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो गया? तो हमारी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना कि जितने सेंटर यहाँ पे ऑनलाइन में इंग्लिश और गुजराती मीडियम में कनेक्ट हो रहे हैं वो सारे हम उसकी प्रेजेंस ले फिर बाद में लेक्चर स्टार्ट करें। अगर ज्वाइंट नहीं हुए तो उसके वहां पे आप एडमिन से बात कीजिए और नेक्स्ट टाइम आप अलाउ ही मत करना, उसमें बच्चों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे सेंटर एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। ओके सर। एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन, K is equal to mu K. Okay. Where ये mu s क्या है? Where mu s को हम क्या बताने वाले हैं? It is coefficient of static friction. वहां पे mu K था, यहाँ पे mu s है। Again, it depends upon nature of surface in contact. Nature of surface in contact. फिर ये भी बच्चों दोनों फोर्स का ही रेशियो है तो ये यूनिटलेस होगा, डायमेंशनलेस होगा, वो मुझे बोलने की यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। फिर म्यू एस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली बच्चों देखना, ये मेरी बात, प्रैक्टिकली हम बता सकते हैं कि प्रैक्टिकली म्यू एस ज्यादा होगा म्यू के से। क्यों? क्योंकि म्यू एस कब, दैट मींस जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब एग्जर्ट होता है? जब बॉडी एट रेस्ट थी। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब बॉडी मोशन में थी। तो अगर हमने को मालूम है जो फ्रिक्शन हमने पढ़ाया है, हमने डिस्कस किया है, वो ड्यू टू इंटरलॉक्स बिटवीन टू सरफेसेस थी। जो दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में, उसमें इंटरलॉक की वजह से फ्रिक्शन मिल रहा था। अगर बॉडी ट्रैवल कर रही है तो डेफिनेटली जो इंटरलॉक है वो वीक है, और अगर बॉडी स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, तो वो इंटरलॉक स्ट्रांग है। सो इंटरलॉक स्ट्रांग है तो आपका म्यू एस ज्यादा होना चाहिए, तभी वो स्ट्रांग होगा। और म्यू के कम है, क्यों? क्योंकि म्यू के तब एग्जर्ट होता है जब बॉडी मोशन में है, और बॉडी मोशन में है तो आपके इंटरलॉक्स कम है या इंटरलॉक्स वीक है। तो बेसिकली प्रैक्टिकली हम बता सकते हैं कि म्यू एस म्यू के से ज्यादा है। और दूसरा देखो, एफ के में भी एन था, एफ एस मैक्स में भी एन है, तो नॉर्मल तो सेम ही है, मगर एफ एस मैक्स ज्यादा होगा और एफ के कम होगा। क्यों? वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो रीजन रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ आपका इंटरलॉक स्ट्रांग है तो म्यू एस है, तो एफ एस मैक्स है। इंटरलॉक वीक होगा, क्यों वीक होगा? क्योंकि अब रिलेटिव मोशन हो चुका होगा। तो रिलेटिव मोशन हो रहा है तो वहां पे डेफिनेटली इंटरलॉक्स आपके वीक हो जाएंगे, इसलिए एफ के कम है, और एफ के कम है इसलिए म्यू के कम है। और लास्ट और इंपॉर्टेंट थिंग, ये बात आप सबको याद रहनी चाहिए, if nothing is specified, then we have to consider mu s is equal to mu k। जब आपको ऐसा ही लिख के आए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.8, ऐसा लिख के आए
सर अब हमको इसको क्या समझना है, म्यू एस समझना है, म्यू के समझना है, सेम ही है, म्यू एस भी 0.8 है, म्यू के भी 0.8 है। सो इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, क्योंकि स्पेसिफिकेशन चाहिए वहां पे कि आपका म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है या आपका म्यू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। अगर कुछ भी बताए नहीं तब हमको वहां पे म्यू ट्रीट करना है और वही हमारा म्यू एस है एंड वही हमारा म्यू के है। ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से कॉन्सेप्ट में कुछ चेंज किए जा सकते हैं अगर म्यू एस म्यू के ना बोले तो थियरी में आज इतना ही है। अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन में इट वांट्स टू अवॉइड टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, इट एक्सर्ट व्हेन बॉडी एट रेस्ट, वो हमको मालूम है। इट हैज नो फॉर्मूला, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अपने आप एडजस्ट करेगा। एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दोनों अपने आप। अगर इसका फॉर्मूला ही नहीं है तो उसके बारे में मुझे कुछ आगे बताने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू सब डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यहां पे बच्चों एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है, ऐसे देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं कि आपके पास ऐसे ये हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है। ओके, यहां पे ऐसे कोई ब्लॉक है, ऐसे कोई ब्लॉक है 5 kg का। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और 5 kg का ब्लॉक है, ये सरफेस रफ है। यहाँ पे बच्चों म्यू इज इक्वल टू 0.5 है। देखो मैंने कुछ नहीं बताया है कि ये म्यू एस है या म्यू के है। नेक्स्ट एग्जांपल में वो मैं वहां पे क्लियर करूंगा। यहाँ पे सिर्फ म्यू है, सरफेस रफ है और वहां पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। और यहाँ पे बच्चों मुझे एक्सटर्नल फोर्स, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन, ये सब के बारे में डिस्कस करना है। पहले बच्चों हमारा एक्सटर्नल फोर्स, फिर हमारा फ्रिक्शन एंड फिर हमारा एक्सेलरेशन। चलिए अब यहां पे ये हमारा बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स बच्चों, वो हम न्यूटन में ही कंसिडर करने वाले एक्सटर्नल फोर्स। फिर ये है जो है वो है फ्रिक्शन, वो भी न्यूटन में। यहाँ पे बच्चों है हमारा एक्सेलरेशन, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ऐसे हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट करने वाले हैं। हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इतना फोर्स होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स में इंक्रीज करूंगा तो फ्रिक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन में क्या होगा, वो सब डिस्कस करना है। चलिए पहले बच्चों मेरा एक्सटर्नल फोर्स 0 है, 0 न्यूटन है। मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि सरफेस रफ होने की वजह से फ्रिक्शन नहीं होता है वहां पे। सरफेस रफ है, मेरा एक्सटर्नल फोर्स 0 है, दैट मींस मैं ये ब्लॉक को ग्राउंड की रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करवाना ही नहीं चाहता, तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा यार, फ्रिक्शन भी 0 होगा। फ्रिक्शन तो तब होगा जब मैं रिलेटिव मोशन कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट करूंगा, मैं एफर्ट डालूंगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो तब वहां पे रोल प्ले करेगा कि जब मैं एफर्ट करूंगा तो वो मेरी टेंडेंसी का ओपोज करेगी। तो एक्सेलरेशन भी 0, ब्लॉक रेस्ट पे ही है बच्चों अभी। सर अगर मैंने 5 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट किया तो अब देखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपकी पहली जो एफर्ट लगेगी कि आप मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो। ऑलवेज पहले ये आपको पता करना है कि व्हाट इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक जो आपका ब्लॉक है वो रेस्ट पे रहने वाला है, क्योंकि स्टैटिक दैट मींस वो तभी होगा जब रेस्ट पे होगा। सो पहले ऑलवेज आपको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है। सर उसका फॉर्मूला क्या था? आपको मालूम तो है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन है।
यहाँ पे बच्चों डाउनवर्ड फोर्स ये 5g है और यहाँ पे ऐसे नॉर्मल है। सो म्यू एस और एन की जगह आप mg पुट कीजिए। चलिए एफ एस मैक्स इज इक्वल टू, या इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आप बोल सकते हो। म्यू एस है सर, म्यू एस नहीं है मगर मुझे म्यू एस ट्रीट करना है, म्यू ही है 0.5, m कितना है 5, g कितना है 10। सो 5/10, 10 कैंसल आउट। सो आपका जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मिला दैट इज 25 न्यूटन ओनली। ये 25 न्यूटन है। ओके सर वो कैसे लगेगा, चलिए उसकी डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं। पहले आपका एफ 0 था, फ्रिक्शन भी 0, एक्सीलरेशन भी 0। अब आपने एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करके 5 न्यूटन किया है। दैट मींस आपने इस ब्लॉक पे 5 न्यूटन राइटवर्ड फोर्स एक्सर्ट किया है। क्यों? क्योंकि आप इस ब्लॉक को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कराना चाहते हो। तो आपने जो फोर्स एक्सर्ट किया है उस हिसाब से ये सरफेस रफ होने की वजह से वहां पे इंटरलॉक हो चुका है। आपके रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का ओपोज होगा। कितनी जोर शोर से ओपोज हो सकता है? अप टू 25 न्यूटन तक ओपोज हो सकता है। सो आपने एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन यहां पे अगर एक्सर्ट किया है तो वहां पे फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन ही होगा और स्टिल आपका जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे रहेगा, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। सर ये कौन सा फोर्स है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन है बच्चों, एफएस है ये। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स एक्सर्ट किया, आपकी विश ऐसी है कि ये ब्लॉक सरफेस के रिस्पेक्ट में मूव कर जाए, मगर वहां पे इंटरलॉक होने की वजह से वो आपके एक्सटर्नल फोर्स का ओपोज करेगा। कहां तक करेगा? 25 तक कर सकता है। उसके बाद आपका एक्सटर्नल फोर्स हावी हो जाएगा, या ऐसे बोलो कि आपका एक्सटर्नल फोर्स उसका जो इंटरलॉक है वो इंटरलॉक को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। वहां तक उसका इंटरलॉक भी आपका एक्सटर्नल फोर्स का ओपोज करेंगे। अगर मैंने ये फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स जो है, इसको इंक्रीज करके 10 न्यूटन किया, अगर ये 10 है तो वो कहां तक बढ़ सकता है? वो तो अप टू 25। अब वो 10 हो जाएगा, ये स्टैटिक ही है। सर तो स्टैटिक 5 होगा या 10 होगा? जितना एक्सटर्नल होगा उतना स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। सर कौन सी डायरेक्शन में एग्जिट करेंगे? देखो डायरेक्शन के बारे में अब मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पे कि आप ब्लॉक को मूव कराने वाले हो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में राइटवर्ड, तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा लेफ्टवर्ड। ये स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिट किया है ग्राउंड ने ब्लॉक पे, तो ब्लॉक ग्राउंड पे राइटवर्ड ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिट करेगा। तो ये बच्चों हुआ ना सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये देखिए जो एफएस का कोई फॉर्मूला नहीं है, एफएस कितना है बेसिकली जितना अपना आपका एक्सटर्नल फोर्स है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन 0। ये सेल्फ एडजस्ट हो रहा है ना ये फोर्सेस सब। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स 10 तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10। चलिए अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स 15 न्यूटन करूंगा तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी 15 न्यूटन ही होगा। अभी तक ये स्टैटिक ही है और ब्लॉक रेस्ट पे रहने वाला है। सर मैंने एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन किया यहां पे बढ़ा के, ये तो नो प्रॉब्लम। आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कहां तक बढ़ सकता है? 25 तक। तो यहां पे भी एफ ऐसी होगा और स्टिल आपका एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स 24.9 न्यूटन किया है तब भी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन 24.9 न्यूटन ही होगा और एक्सेलरेशन 0 ही होगा। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना बच्चों, ये थियरी में हमने बताया है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ये अपने आप एडजस्ट हो रहा है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करके 25 न्यूटन किया तो हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी 25 न्यूटन होगा, बट स्टिल एक्सेलरेशन 0 होगा। ये जो सारे केस थे ना बच्चों, यहां पे हम ऐसे बोल सकते हैं ये सब केस के लिए कि यहां पे आपका ब्लॉक रेस्ट पे होगा, ब्लॉक एट रेस्ट। मगर जब आपका एक्सटर्नल फोर्स 25 होगा, इन शॉर्ट एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा, तब ये बॉडी या ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड, ब्लॉक या बॉडी
just begin to slide. Just begin to slide. वो स्लाइड करना स्टार्ट ही करेगा जब आपका एक्सटर्नल फोर्स एफएस मैक्स या लिमिटिंग के इक्वल हो तब। सर अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स 25.001 न्यूटन हुआ तब देखो आपका एक्सटर्नल फोर्स अब हावी हो गया यहां पे 25.001 न्यूटन। तब क्या सर स्टैटिक फ्रिक्शन वहां तक बढ़ सकता है? नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन 25 न्यूटन से ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब क्या होगा इस टाइम पे सर फ्रिक्शन कौन सा होगा? अब देखते हैं यहाँ पे बच्चों, फिर से मैं लिख रहा हूं कि ये जो फ्रिक्शन है दैट इज एफ एस, ये जो है दैट इज एफ एस मैक्स। अब क्या करेगा सर, ब्लॉक पे राइटवर्ड फोर्स है 25.001 न्यूटन और उसका ऑपोजिट लेफ्टवर्ड फोर्स है 25। तो नेट फोर्स 0 हुआ? नहीं सर, नेट फोर्स में राइटवर्ड 0.001 न्यूटन फोर्स ज्यादा है। तो सर ये कैसा होगा? ये 25 ही होगा। कौन? फ्रिक्शन फोर्स, वो 25 न्यूटन ही होगा बच्चों स्टिल। मगर अब वहां पे एफ के आ जाएगा क्योंकि अब ब्लॉक मूव करने लगेगा, क्योंकि राइटवर्ड फोर्स ज्यादा है लेफ्टवर्ड कम है, तो वो राइटवर्ड एसलेट करेगा। उसका एसलेशन आपको निकालना है तो एफ इज इक्वल टू एम है, ए इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स कितना है 25.001 माइनस कितना होगा 25 अपॉन मास लिखिए आप। तो यहाँ पे बच्चों 25.001 माइनस 25 दैट मीन्स 0.001 अपॉन 5 दैट मीन्स 1/5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वॉइस रेट होगा। मगर अब एफ के होगा सर, तो यहाँ पे तो एफ के और एफ एस मैक्स दोनों सेम ही हुए। यस, क्योंकि मैंने बताया ना कि म्यू ही सेम है, म्यू एस और म्यू के दोनों इक्वल ही है। जब मेरा एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे 26 न्यूटन होगा तब भी फ्रिक्शन तो 25 ही रहेगा। अब वो नहीं बढ़ सकता क्योंकि आपने इंटरलॉक को ब्रेक कर दिया है, तो वो तो 25 ही होगा। अब एफ के होगा, तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा 26 माइनस 25 बाय 5 दैट मीन्स 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट वर्ड 26, लेफ्ट वर्ड बच्चों 25। क्लियर हो रहा है यहां तक सबको? ओके तो ये जो हमारा डिस्कशन था इसमें हमने एफएस मैक्स किसको बोलते हैं, एफएस किसको बोलते हैं और एफके किसको बोलते हैं। जब आपका एक्सटर्नल फोर्स और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन सेम हो जाए वहां पे कंडीशन क्या होगी, ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड। जब भी ऐसा क्वेश्चन में लिख के आए ना ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड, आपको समझ लेना है कि उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ना तो स्टैटिक होगा ना काइनेटिक होगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। कब? जब क्वेश्चन में ऐसा बताया जाए कि ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड है। चलिए ओके ये क्वेश्चन ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एग्जांपल नंबर 2, फिर से एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है बच्चों हमारे पास, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, यहाँ पे कोई ऐसे ब्लॉक है, ये ऐसे ब्लॉक है, ब्लॉक जो है वो 10 kg का है। चलिए ये ब्लॉक जो है वो 10 kg का ब्लॉक है, ऐसे ये सरफेस रफ है। यहाँ पे बच्चों म्यू एस और म्यू के दोनों डिफरेंट है। म्यू एस है 0.52 एंड म्यू के है 0.50। म्यू के है 0.52 एंड म्यू एस है 0.50। मैंने बताया ना म्यू एस ऑलवेज म्यू के से बड़ा ही होगा। अब मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स
फ्रिक्शन एंड एसलेरेशन के बारे में डिस्कस करना है। चलिए, यहाँ पे आपका एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, फिर फ्रिक्शन और लास्ट में आपका एसलेरेशन। चल, यहाँ पे ये आपका एक्सटर्नल फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स, ये एसलेरेशन, ये भी न्यूटन में, ये भी न्यूटन में, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ऋत्विक सर, मुझे कुछ गाने की आवाज सुनाई दे रही है, किसी का गाना कौन गा रहा है यहाँ पे? सॉन्ग मुझे यहाँ पे कुछ सुनाई दे रहा है। ओ ऋत्विक सर, किसी सेंटर से आ रही है या हमारे आसपास ये साइड में जो दूसरा स्टूडियो है वहां पे कोई गाना गा रहा है? सर पास में जो स्टूडियो है ना वहाँ पे ठीक है, ऐसे है वो, ठीक, वो कुछ चलिए। अब यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स ऐसा एग्जर्ट करने वाले हैं। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स 0 न्यूटन है तो फ्रिक्शन भी 0 ही होगा ना, रफ सरफेस से फ्रिक्शन नहीं मिलेगा आपको, तो आपका एक्सेलरेशन भी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके फाइन। अब मैंने बताया था ना कि अब हमारा जो काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हम पहले मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को फाइंड कर ले, क्योंकि तब तक हम डिसाइड नहीं करने वाले हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इतना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है आपका। तो चलिए, या लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को निकालते हैं। दैट इज म्यू एस एन, दैट इज म्यू एस एन, एन की जगह आपको mg पुट करना है। सो एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस कितना है? म्यू एस है 0.52, m कितना है 10, g कितना है 10। तो आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना मिलेगा यहाँ से बच्चों? 52 न्यूटन। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, मैक्सिमम 52 न्यूटन है बच्चों। अब आप बताओ कि अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन है, यहां से मैं 10 न्यूटन फोर्स राइटवर्ड एक्सर्ट करूंगा तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा और कितना आएगा? चलिए, रेज योर हैंड एंड गिव मी आंसर। अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन है तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा? स्टैटिक आएगा, काइनेटिक आएगा, एफएस मैक्स आएगा? कौन सी डायरेक्शन में होगा? मुझे आंसर आपसे, आपके साइड से चाहिए। बूम 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 बूम, मुझे आंसर। चलिए, मोनार्च सूरत कौन बताएगा? मोनार्च सूरत, अनम्यूट कीजिए आप। कोई है वहां पे अनम्यूट करने वाला है मोनार्च सूरत में? हाँ, तो आप अनम्यूट तो कीजिए। यस, आंसर बताइए। अगर एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन है बहन, तो फ्रिक्शन कितना होगा? कितना? 10। ओके, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। और ये 10 जो है वो कौन सा है? स्टैटिक है या काइनेटिक है? ओके, गुड। अब ये कौन सी डायरेक्शन में एग्जिट होगा देखो, तो यहाँ पे ग्राउंड की रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक आगे चलना चाहेगा, तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिट होगा बच्चों लेफ्टवर्ड, इस डायरेक्शन में। ये स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिट किया है ग्राउंड ने ब्लॉक पे, तो ब्लॉक ग्राउंड पे से आगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स बच्चों 30 न्यूटन है, एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन है,
तो आपका ये फ्रिक्शन भी 30 न्यूटन है। अभी ये एफएस ही है और ये 0 है। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स 40 न्यूटन है, जो मैंने बताया ना स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो ये भी 40 और यहाँ पे बच्चों जो होगा एफएस होगा, आपका एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स 50 न्यूटन है तो स्टैटिक भी फ्रिक्शन 50 है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन 52 न्यूटन तक बढ़ सकता है, एक्सेलरेशन 0 है। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स 51.9 न्यूटन है तो आपका फ्रिक्शन फोर्स भी 51.9 न्यूटन ही होगा और एक्सेलरेशन 0 ही होगा। अगर बच्चों आपका एक्सटर्नल फोर्स 52 न्यूटन है, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स यहां से देखो तो 52 न्यूटन है, तो मैक्सिमम आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, तो वो भी 52 न्यूटन होगा और स्टिल आपका एक्सेलरेशन 0 होगा। मगर ये जो केस है इसको हम बोलने वाले हैं जस्ट बिगिन टू स्लाइड, जस्ट बिगिन टू स्लाइड। और यहां पे बच्चों आपका जो बॉडी होगा वो रेस्ट पे होगा, ये रेस्ट वाली सिचुएशन है। मगर अब देखो जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा के 52.1 न्यूटन किया है, तो आपका एक्सटर्नल फोर्स हुआ है 52.1 न्यूटन और स्टैटिक कहां तक जा सकता है, अप टू 52। यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, तो वो बताएंगे कि सर राइटवर्ड आपका एक्सटर्नल फोर्स है 52.1 और लेफ्टवर्ड मैक्सिमम है 52, तो यहां पे भी 52 न्यूटन फोर्स होगा। तो ये बच्चों आपकी गलत बात हुई, ये 52 नहीं होगा। ये 52 कब होगा, जब म्यू ही है, दैट मींस म्यू एस और म्यू के सेम है। यहां पे आपका एक्सटर्नल फोर्स 52.1 है जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो ये ब्लॉक मूव करने लगेगा और जैसे ही ब्लॉक मोशन स्टार्ट करेगा तब वो इंटरलॉक वीक हो जाएंगे और आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अब कम होके काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। तो यहां पे आपको एफ के निकालना होगा, दैट इज म्यू के एन, और म्यू के हमको गिवन है, सो म्यू के आपका 0.50 और नॉर्मल होगा बच्चों 10 जी, जी की जगह यहाँ पे 10, तो एफ के आपको मिलेगा 50 न्यूटन। दैट मीन्स जब भी आपका फोर्स एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा लगेगा, एफ एस मैक्स से वो ग्रेटर होगा, तब इंटरलॉक वीक होने की वजह से आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन मिल जाएगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा 52.1 माइनस 50 अपॉन 10, दैट मीन्स यहाँ पे होगा 2.1 बाई 10, दैट मीन्स बच्चों 21/100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने ऐसा नहीं किया था, वहां पे म्यू सेम ही था, सो एफ एस मैक्स और एफ के सेम रहता है, इसलिए वहां पे ऐसा नहीं था। मगर आपको म्यू एस और म्यू के डिफरेंट बताया गया, तो ध्यान रखना है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद फ्रिक्शन डिप कर जाएगा और वो म्यू के एन से यहाँ पे 50 न्यूटन हो गया। क्यों? क्योंकि इंटरलॉक वीक हो गए। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स बच्चों 53 न्यूटन है, तो फिर जो यहाँ पे मोशन होगा, तो इसलिए फ्रिक्शन स्टैटिक भी नहीं होगा, मैक्सिमम स्टैटिक भी नहीं होगा, काइनेटिक होगा और वो 50 ही होगा। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन मिलने वाला है 53 माइनस 50 बाई 10, दैट मीन्स बच्चों 3/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब आपका एक्सटर्नल फोर्स 60 न्यूटन हो जाएगा तब भी ये 50 ही होगा और आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा बच्चों 10/10 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर यस बताओ। मतलब एक बार मूव कर दिया तो बाद में स्टैटिक फ्रिक्शन को हमें काउंट ही नहीं करना है? नहीं, फिर हमको काइनेटिक फ्रिक्शन ही काउंट करना है, मगर कब? जब हमको म्यू एस और म्यू के डिफरेंट बताया है। अगर म्यू एस एंड म्यू के सेम है तो वहां पे हमको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ही काउंट करना है। थैंक यू। ओके।
फिर भी यहाँ पे मैं दो आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बताऊंगा। फिर एक बात और हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम दो ग्राफ, इसी क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। बेसिकली हमको तो ये फ्रिक्शन फोर्स निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना है, वो हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हम दो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बच्चों। देखिए, पहले जो ग्राफ हमारा होगा वो फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स का होगा। ये आपका फ्रिक्शन और यहाँ पे ये आपका एक्सटर्नल फोर्स। और दूसरा जो हमको डिस्कस करना है वो एक्सेलरेशन वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स का है। ऐसे देखो, ये फ्रिक्शन, ये एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे सब फ्रिक्शन हमको डिस्कस करना है, स्टैटिक, काइनेटिक, एफएस मैक्स, सब ये एक्सटर्नल फोर्स, ये न्यूटन में। फिर दूसरा जो हमको ड्रॉ करना है वो एक्सेलरेशन, दैट इज इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका एक्सटर्नल फोर्स जो न्यूटन में है। बच्चों, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स के बारे में देखो तो पहले 0 न्यूटन था, फिर 0, 10, 30, 40, 50, 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 30, फिर 40, फिर 50, फिर ऐसे 60, 70, ऐसे। सो 0, 10, 30, 40, 50, 60, ओके। फिर अगर हम फ्रिक्शन के बारे में देखें तो जब आपका एक्सटर्नल फोर्स 0 था, फ्रिक्शन भी 0, एफएस, फिर 10 तो 10, 30 to 30, 40 to 40, 50 to 50, इवन 51.9 पे 51.9, इवन 52 पे 52, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिखते हैं बच्चों, ये 10, फिर यहाँ से ऐसे 30, फिर यहाँ से ऐसे 40, फिर बच्चों 50, फिर 60, फिर ऐसे 70। तो 0 से 52 तक, यहाँ पे अगर मैं ऐसे 52 न्यूटन लिखूं तो आपको मालूम है कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी 52 न्यूटन ही अगर हमको मिल रहा है। दैट मीन्स 0 to 52 न्यूटन तक आपका जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन था। ऐसे ऐसे अगर आप देखते हो तो आपको ग्राफ ऐसे मिल रहा है, यहाँ पे ऐसे 0 to 52 तक, ऐसे देखो आप। और यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन से ये भी आपको शो कर रहा हूँ, देखिए कि ये 52 तो ये भी 52, ऐसे। ये मैं थोड़ी ऐसे आगे ड्रॉ करता हूँ, ऐसे। फिफ्टी टू, तो ऐसे बच्चों यहाँ पे भी 52, ये ऐसे और ये ऐसे, ओके फाइन। जब आपका एक्सटर्नल फोर्स 52.1 हुआ, जब एक्सटर्नल फोर्स बच्चों, जैसे ही आपका एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, 52.1 न्यूटन समथिंग, उस टाइम पे आपको मालूम है कि जो फ्रिक्शन था वो कम होके 50 न्यूटन हो गया। दैट मीन्स कि उस टाइम पे अगर मेरे को यहाँ पे ये ड्रॉ करना है तो ये ग्राफ में फ्रिक्शन डिप हो गया और कितना हो गया, 50 न्यूटन। फिर 50 न्यूटन ही कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स रहने वाला है। तो फिर ग्राफ ऐसा। तो बेसिकली आप हमारा जो ग्राफ था वो ऐसे आपको मिला कि यहाँ तक ये एफएस था, यहाँ पे एफएस मैक्स था और फिर एफके मिला, ऐसे। जब वो ब्लॉक मूव करने लगा, सर
एक्सेलरेशन में क्या हुआ, चलिए एक्सेलरेशन के लिए देखते हैं। यहाँ पे ये आपका एक्सटर्नल फोर्स 0, फिर 10, फिर मैं 30 शो करूँगा, फिर यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, ये 0 है बच्चों। फिर यहाँ पे 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.3, ऐसे 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे। तो आपको मालूम है कि अब 252 न्यूटन तो आपका एक्सेलरेशन 0 ही था। अब 252 न्यूटन आपका एक्सेलरेशन 0 ही था, तो ग्राफ यहाँ पे 0 ऐसे आपको मिलेगा। ये शो ही नहीं करना है बेसिकली हमको ऐसे, मगर 52 न्यूटन तक तो ग्राफ ऐसा ही था, स्ट्रेट लाइन 0 में। क्योंकि जब आपका एक्सटर्नल फोर्स 52.1 न्यूटन हुआ, जब आपका एक्सटर्नल फोर्स 52.1 न्यूटन हुआ, उस टाइम पे बच्चों देखो तो ये एक्सेलरेशन को मैं अप्रोक्सीमेटली 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली। तो मुझे अगर यहाँ पे ये ड्रॉ करना है तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। यहाँ पे ये 10 था बेसिकली, ये 30, ये 40, ये 50। तो 52 न्यूटन पे हमको डायरेक्टली 52.1 पे भी, वो भी हमको डायरेक्टली जो एक्सेलरेशन मिला वो 0.2 ही मिला। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा बेसिकली, यहाँ पे भी थोड़ा आगे से ऐसे, यहाँ से। फिर डेफिनेटली 53 पे आपका 0.3 था, 0.4 हुआ, 0.5, 0.6, 0.7, वैसे 0.1। कितने एक्सटर्नल फोर्स का, जब आपका एक्सटर्नल फोर्स 60 था तब जो आपका एक्सेलरेशन मिला वो 1 मिला। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक फिर आपका ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा 60 न्यूटन तक, और यहाँ पे ऐसे आपको ग्राफ मिल रहा है, देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन। इतना ही नहीं, अगर यहाँ पे तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ इन शॉर्ट और यहाँ तक खत्म हो गया, ऐसे स्ट्रेट लाइन मिला। सब स्ट्रेट लाइन है, ये जो पहली स्ट्रेट लाइन है विथ पॉजिटिव स्लोप, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन विथ 0 स्लोप। यहाँ पे स्लोप देखते हैं, चलिए स्लोप हमको मालूम है कि कैसे हमको फाइंड करना है। स्लोप इज इक्वल टू बच्चों, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे आप थीटा लिखो तो सही, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट इतना हुआ, ये आपका ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट कितना, ये 1 है, ये 0.2 है, तो ये है 1 माइनस 0.2, 0.8। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 60 माइनस 52, 8। सर ये 52 पे नहीं है, ये तो 52.1 पे ही है। सही बात है, मैंने अप्रोक्स लिया है। तो ये 0.8 अपॉन 8 ऐसे आपको स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 8। सो 8/10 दैट मीन्स 1/10। और आप देखो यहाँ पे अगर दूसरी बात मैं ये भी बता सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन फोर्स है। सो एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू ma। सो A/F इज इक्वल टू आपका 1/m होगा, और मैं 1/10 लिखूँ तो हमको मालूम है कि ब्लॉक का मास 10 kg है, वो यहाँ से प्रूव हो रहा है। देखिए, क्योंकि एक्सेलरेशन वर्सेस फोर्स का ग्राफ का स्लोप हमको 1/m प्रोवाइड करेगा, दैट मींस 1 अपॉन मास। तो मास यहाँ पे 10 kg है, वो हमने देखा भी सही। क्लियर हो रहा है सबको? पक्का? अहमदाबाद? ओके फाइन। फिर सुरेंद्र नगर, ओके, वडोदरा, बायली, वलसाड में बच्चों, ओके, फिर सूरत, पालनपुर, डबोली, ओके, भुज, भुज, ओके, मोडासा, ओके फाइन। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां पे देखो, हमको ये कॉन्सेप्चुअली हम समझ भी सकते हैं। यस बताइए। टाइम दीजिएगा ना।
लिखना है आपको, चलिए ड्रॉ कीजिए। जुम जुम जुम। ये जामनगर एरिया में तू पानी क्यों पी रहा है? बोल मैं रहा हूं और पानी तू पी रहा है यार। शर्म आनी चाहिए आपको कुछ। जामनगर, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे मैं, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, अब सुनना मेरी बात। हमको ये कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर है बच्चों कि जब आपका एक्सटर्नल फोर्स 52 होगा, इन शॉर्ट एफएस मैक्स जितना होगा, तब ब्लॉक नहीं मूव करेगा, ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड होगा। मगर सुनना मेरी बात, हमारे पीवाई क्यूज में ऐसा है कि जब आपका एक्सटर्नल फोर्स एफएस मैक्स के इक्वल हो जाए, तब वो वहां पे ये कंसीडर करेंगे कि ब्लॉक मूव करने लगेगा। प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली एक्सटर्नल फोर्स 52, इन शॉर्ट आपका एक्सटर्नल फोर्स एफएस मैक्स तक अगर इंक्रीज हुआ तो ब्लॉक नहीं मूव करेगा। मगर जब आपका एक्सटर्नल फोर्स 52.00000001 न्यूटन होगा, तब भी वो मूव करने लगेगा। एक्सपेरिमेंट ये शो कर रहा है कि 52 एक्सटर्नल और एफएस मैक्स भी 52, दैट मींस, सुनना मेरी बात, कि जब आपका एक्सटर्नल फोर्स एफएस मैक्स जितना होगा, वो ब्लॉक नहीं मूव करेगा। मगर जब आपका एक्सटर्नल फोर्स एफएस मैक्स से थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा, थोड़ा सा, दैट मींस स्लाइटली स्मॉल, 52.000001 न्यूटन, तो ब्लॉक मूव करने लगेगा। दैट मींस कि 52.001 न्यूटन बोलो या 52 न्यूटन बोलो, दोनों सेम ही है ना। तो कई बार हमारे पीवाईक्यू में, अगर आप जेई के पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वहां पे ऐसा होगा कि एक्सटर्नल फोर्स एफएस मैक्स जितना होगा, तब वो जस्ट बिगिन टू स्लाइड नहीं लेगा, तब वो कंसीडर कर लेगा कि यहाँ पे ब्लॉक मूव करने लगा है। क्यों? क्योंकि 52 पे या 52.0001 पे भी ब्लॉक मूव करेगा। 52.00001 बोलो या 52 बोलो, एज पर डेटा दोनों सेम ही है। मगर प्रैक्टिकली हमको मालूम है कि 52 पे वो ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन में होगा, वो मूव नहीं करने वाला। क्लियर है सबको? मगर जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वहां पे सोच लेना है कि 52 पे वो मूव करने लगेगा, क्योंकि 52.6 थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, इसको हम 52 ही ले सकते हैं। फिर भी मैं क्वेश्चन में वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलिए, ये थियरी है बच्चों फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमने डिस्कस किया। फिर यहाँ पे ये आपको रेडी करना होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया है बच्चों, इसके बारे में ये ग्राफ भी हमने डिस्कस किया। देखिए, जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स, पहले ऐसे स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे डिप होके स्ट्रेट, क्योंकि फिर वो एफएस मैक्स से आपका फ्रिक्शन कम होके वो काइनेटिक पे आ गया है, तो ग्राफ वहां पे डिप करेगा। स्लोप बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू 1 होगा यहाँ पे, वो आपको मालूम ही है, वो हमने ऐसे भी डिस्कस किया कि यहाँ पे भी अगर आप देखो, जो मेरा लास्ट ये ग्राफ है, तो इसमें भी स्लोप 1 ही आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे थीटा 45 ही होगा किसी भी टाइम, देखो आप। फिर वो ग्राफ ही हमने डिस्कस किया है। ये रोलिंग फ्रिक्शन बेसिकली बच्चों ये हमारे इन डेप्थ नहीं है, इसका सिर्फ रीडिंग ही करना है थियरी वाइज, आप रीड कर लेना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके 2-3 पॉइंट आपको नोट्स में ऐड ऑन करा दूंगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये बेसिकली होमवर्क में यहाँ से स्टार्ट करते। देखिए चलिए, एडिशनल थियरी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे गिवन है कि बच्चों ये ब्लॉक रेस्ट पे है, सरफेस तो रफ ही है, अब यहाँ पे बोलेंगे नहीं, हमको कंसीडर ही करनी है। आइडियली क्वेश्चन में उसको गिवन रहेगा कि सरफेस रफ है या स्मूथ है, तो ये रफ है। अगर एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो एफएस जीरो ही होगा, क्योंकि रेस्ट पे है, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी जीरो आपका। फिर से ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे है दैट मींस जितना आपका एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन है, और रेस्ट पे है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा, तो एफएस इज इक्वल टू 1 न्यूटन। फिर से ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो आपका एक्सटर्नल 5 है, तो स्टैटिक भी 5 ही होगा।
फिर से ये रेस्ट पे है, एक्सटर्नल 10 है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन में ये 10 न्यूटन है, मगर लेफ्टवर्ड है तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन राइट में 10 न्यूटन है। यहां से मैं दो प्रॉब्लम आपके साथ और डिस्कस करता हूं। ये बच्चों एग्जांपल नंबर 3 आपको शॉर्ट नोट में भी ऐड ऑन करना है। ये हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है, ऐसे ये रफ सरफेस है, यहाँ पे ऐसे कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक पे बच्चों 5 न्यूटन फोर्स लेफ्टवर्ड है, और मैं सब बोल रहा हूं कि ये ब्लॉक रेस्ट पे है। मैं बोल रहा हूं कि ये रेस्ट पे है। तब आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे एफएस मैक्स क्या होगा, क्योंकि आपको म्यू गिवन ही नहीं है, ये रेस्ट पे है। दैट मींस डेफिनेटली अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स बच्चों लेफ्टवर्ड है तो स्टैटिक फ्रिक्शन राइटवर्ड होगा, और वो भी 5 न्यूटन ही होगा। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन किसने किस पे एग्जर्ट किया है? ग्राउंड ने ब्लॉक पे राइटवर्ड, तो ब्लॉक ने ग्राउंड पे ऐसे लेफ्टवर्ड, और ये भी आपका 5 न्यूटन ही है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये जो है ये रफ है बच्चों, यहाँ पे अब मेरे को हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ करनी है। देखो सर, ये क्वेश्चन हमने क्यों डिस्कस किया? ये इसलिए कि आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड तो सेल्फ एडजस्टिंग है, डायरेक्शन भी सेल्फ एडजस्टिंग है। देखिए एक्सटर्नल फोर्स राइटवर्ड था तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड थी। अगर एक्सटर्नल फोर्स लेफ्टवर्ड है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन राइटवर्ड है। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए बच्चों, बेसिकली ये कोई हमारा हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन है, ऐसे। ये हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन है बच्चों, और यहाँ पे मैं ऐसे कोई ब्लॉक को प्लेस कर रहा हूं। ऐसे कोई ब्लॉक है हमारा, ऐसे ये ब्लॉक है बेसिकली। इसको बच्चों मैं एक्स डायरेक्शन बोलता हूं, इसको मैं वाई डायरेक्शन बताता हूं। देखिए ये हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन, दैट मींस आपको ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसा प्लेन है और यहाँ पे ऐसा नहीं है बच्चों। ऐसे तो कोई ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे रहेगा ही नहीं ना, ये रेस्ट पे है। ये बेसिकली ऐसा प्लेन है, आपको ऐसे शो करना है। देखिए आपको ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसे सोच रहे हो कि ऐसे प्लेन है, ऐसा नहीं है। ये प्लेन हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन है, ऐसे कोई प्लेन है और यहाँ पे कोई ऐसे ब्लॉक पड़ा हुआ है। हम जो है यहाँ पे फोर्स ऐसे एक्स में फोर्स एक्सर्ट नहीं करने वाले हैं, वाई में भी नहीं करने वाले। हमने फोर्स जो एक्सर्ट किया है वो ऐसे है बच्चों। यहाँ पे हम 20 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं एक्स के साथ 37 डिग्री पे, ऐसे। फिर से वर्टिकल प्लेन नहीं है, प्लेन ऐसे हॉरिजॉन्टल ही है, रफ ही है। यहाँ पे ऐसे ब्लॉक है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स नहीं है, इसमें भी नहीं है फोर्स, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे। मगर ये रेस्ट पे है बच्चों, और हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन है, हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन है। दैट मींस विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन ये ब्लॉक आगे मूव नहीं करने वाला है, और ये रेस्ट पे है, इसलिए जितना एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों उतना ही वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। सर आपको कैसे मालूम स्टैटिक होगा? क्योंकि रेस्ट पे है। सर वो एफ एस मैक्स भी हो सकता है ना, हो सकता है, मगर मेरे को तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो एफ एस भी 20 न्यूटन होगा, ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री ही होगा। तो आपको ये देखना है कि जो फ्रिक्शन लगने वाला है वो एक्सटर्नल फोर्स के, नेट एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर टफ करना है तो कैसे बोलेंगे? आपको मालूम है कि ऐसे ब्लॉक था ना, एक्स में कुछ फोर्स बताएंगे
y में कुछ फोर्स बताएंगे, उसका नेट 20 होगा। तो ये 20 नहीं देंगे, वो x में और y में देंगे ऐसे। तो आपको निकालना है कि उसका नेट कहां पे जा रहा है, ओके इस डायरेक्शन में इतना। तो जितना ये ब्लॉक अगर रेस्ट पे है, सरफेस रफ है, तो जितना एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स है, और रेस्ट पे है इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्लियर? फाइन। दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेल्फ एडजस्टिंग रहने वाले हैं। ये हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन है आपका। चलिए फिर यहां पे देखते हैं, ये हमने डिस्कस किया कि डायरेक्शन बी सेल्फ एडजस्टिंग, मैग्नीट्यूड तो था ही, कि बेसिकली एफ एक्सटर्नल है आपका। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए मॉड्यूल का ही फिर से। ब्लॉक ओवर ब्लॉक है बच्चों, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ये दोनों के बीच की ये सरफेस रफ बताई गई है देखिए, मगर ये स्मूथ है। अगर ये ब्लॉक भी 2 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, जो अपर ब्लॉक है वो भी 2 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, तो बच्चों हमको तो यहाँ पे ये तो स्मूथ है, तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन नहीं होगा, दोनों के बीच में देखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये ब्लॉक को मैं अगर ए बताऊं और दूसरे ब्लॉक को बी बताऊं, मूव कर रहे हैं, दोनों मोशन में है। मोशन में है तो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में? रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट। चलिए आप ए की वेलोसिटी डिसाइड कीजिए बी के रिस्पेक्ट में, तो हमको लिखना है वी ए माइनस वी बी, वी ए बी टू, वी बी बी टू, 2 माइनस 2 0। दैट मीन्स ए ब्लॉक बी के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है बच्चों, सरफेस रफ है और एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होगा। काइनेटिक सर आपने पहले तो बताया था ना, काइनेटिक देखो पहले मैंने ये सोचा कि दोनों मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 निकली। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रैवल नहीं कर रहे, तो काइनेटिक तो नहीं होगा। फिर कौन सा हो सकता है? स्टैटिक या मैक्सिमम स्टैटिक। मगर स्टैटिक फ्रिक्शन भी तब आएगा ना जब एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो स्टैटिक भी 0। इसलिए आपका आंसर Fs इज इक्वल टू 0 मिला यहाँ पे। नेक्स्ट ये डिस्कस करते, देखिए ए एंड बी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली बताया गया है कि ए एंड बी एट रेस्ट, ये क्वेश्चन में गिवन है डेटा कि दोनों रेस्ट पे है। देन फाइंड आउट फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ऑल सरफेसेस, दैट मींस जितनी भी सरफेसेस है वो सब यहाँ पे रफ है, और ये क्लियरली बताया गया है ए एंड बी आर एट रेस्ट। तो यहां से अपर साइड से स्टार्ट करता है, देखिए ये स्मॉल एम और कैपिटल एम। स्मॉल एम पे कितना फोर्स? 2 न्यूटन राइटवर्ड, तो स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में राइटवर्ड जाना चाहेगा। तो यहां पे बच्चों कैपिटल एम स्मॉल एम के रिस्पेक्ट में, सॉरी स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में राइटवर्ड चलना चाहेगा, तो कैपिटल एम उसका रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, तो डायरेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, फ्रिक्शन फोर्स। सर कौन सा होगा? अरे रेस्ट पे है, गिवन है तो स्टैटिक ही होगा। ये फोर्स किसने किस पे एक्सर्ट किया है? कैपिटल एम ने स्मॉल एम पे, ये F1। तो कैपिटल एम स्मॉल एम पे लेफ्टवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो स्मॉल एम कैपिटल एम पे राइटवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेंगे। सर ये कितना होगा? F1 कितना होगा आप बताओ। देखो हम यहाँ पे स्मॉल एम का अगर FBD शो करें, स्मॉल एम का FBD, तो स्मॉल एम पे राइटवर्ड में 2 न्यूटन है, लेफ्टवर्ड में F1 है, और ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे होने का मीनिंग है लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स, तो आपका F1 भी 2 न्यूटन हुआ ना। सर अब कैपिटल एम पे बच्चों, कैपिटल एम पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये F1 है, तो फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे कैपिटल एम ग्राउंड की रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड मूव करने की ट्राई करेगा। ये सरफेस भी रफ है, तो ग्राउंड उसके राइटवर्ड रिलेटिव मोशन का ओपोज करने के लिए ये F2 ऐसे लेफ्टवर्ड शो करेगा। ये F2 एग्जिट किया है ग्राउंड ने ब्लॉक पे, तो ब्लॉक ग्राउंड पे ऐसे। सर F2 कितना है देखो ना, आपको कैपिटल एम की FBD बनाओ, कैपिटल एम राइटवर्ड है, F1 लेफ्टवर्ड है,
F2 और बोला है कि दोनों ब्लॉक कैसे है, रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे होने का मीनिंग F1 इज इक्वल टू F2 होगा यहाँ पे, F1 इज इक्वल टू F2 और वो भी 2 न्यूटन। सिंपल, बात खत्म। F1 भी 2 न्यूटन, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू भी 2 न्यूटन। क्लियर सबको? पक्का? ओके फाइन। अब क्वेश्चन को थोड़ा और टफ करते हैं। इफ ऑल ब्लॉक आर एट रेस्ट, बताया ही है कि हमको ये तीनों ब्लॉक रेस्ट पे ही है, देन फाइंड फ्रिक्शनल बिटवीन ऑल सरफेसिस। सब रफ है और हमको फ्रिक्शन निकालना है, नो प्रॉब्लम। चलिए सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे ये रीड्रॉ कर रहा हूँ सारी जो सिचुएशन है कि यहाँ पे बच्चों ये हमारा सी ब्लॉक है, ये सी है, इस पे बच्चों राइटवर्ड 15 न्यूटन का फोर्स है, ये बी है, बी पे लेफ्टवर्ड 10 न्यूटन का फोर्स है, और यहाँ पे ये सी है, सॉरी ए बी सी मैंने गलत लिख दिया, नहीं ये सी, ये बी और ये ए है, यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स है। चलिए देखते हैं अब, यहां से अपर साइड से हम स्टार्ट करते हैं। ए पे 5 न्यूटन फोर्स राइटवर्ड, तो बी के रिस्पेक्ट में ए आगे जाने की कोशिश करेगा, बी उसका ओपोज करेगा, तो F1 यहाँ पे लेफ्टवर्ड आ गया। ये F1 किसने एग्जर्ट किया है, बी ने ए पे, बी ने ए पे लेफ्टवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट किया है, तो ए ने बी पे राइटवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट करेगी। ओके सर, नो प्रॉब्लम। सर अब बी पे देखो, बी पे 10 न्यूटन लेफ्टवर्ड है, F1 राइटवर्ड है, तो वहां पे आप फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे? रुको तो सही, मैं यहाँ पे यही बता रहा हूं। पहले आप ए का एफबीडी बनाओ, ए का एफबीडी, एक पे राइटवर्ड है बच्चों 5 न्यूटन, लेफ्टवर्ड है बच्चों F1। क्वेश्चन में क्लियरली बताया गया है कि ऑल आर एट रेस्ट, दैट मीन्स ये रेस्ट पे है, और ये रेस्ट पे है, इसका मीनिंग है F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। हो गया, ये रेस्ट पे, दैट मीन्स ये भी 5 न्यूटन हुआ। अब यहां पे सोचो आप बी पे, बी पे हमको सोचना है कि बी पे लेफ्टवर्ड 10 न्यूटन है, बी पे ही राइटवर्ड 5 न्यूटन है, तो बी पे नेट फोर्स लेफ्टवर्ड हुआ ना, ये 10 और ये 5, नेट फोर्स 5 न्यूटन लेफ्टवर्ड हुआ। दैट मीन्स कि बी सी के रिस्पेक्ट में, बी सी के रिस्पेक्ट में लेफ्टवर्ड मूव करेगा, तो सी बी का रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए F2 राइटवर्ड एग्जिट करेगा। ये बी पे फिर से मैं बता रहा हूं, फी बी पे ये 10 न्यूटन लेफ्ट साइड, 5 न्यूटन राइट साइड, तो बी ट्रैवल करना चाहेगा लेफ्टवर्ड, तो बी सी के रिस्पेक्ट में लेफ्टवर्ड चाहेगा, तो सी बी पे उसका F2 ऐसे राइटवर्ड फोर्स एग्जिट करेगा। ये F2 एग्जिट किया है सी ने बी पे, तो बी सी पे ऐसे F2। चलिए बी का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। बी का एफबीडी बी है, बी पे राइटवर्ड है बच्चों, F1 भी है, F2 भी है, और यहाँ पे बच्चों 10 न्यूटन है, फिर बी भी रेस्ट पे ही है क्योंकि ऑल बॉल ब्लॉक आर एट रेस्ट, तो यहाँ पे मेरे को लिखना होगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 10। F1 5 है तो F2 भी आपका 5 न्यूटन ही होगा। चलो, हर एक रफ सरफेस के बीच हमको फ्रिक्शन मिल रहा है। अब लास्ट सी पे, सी पे भी देखिए, सी पे राइटवर्ड है बच्चों 15 न्यूटन, सी पे राइटवर्ड है 15 न्यूटन, लेफ्टवर्ड F2 कितना मिला हमको, ये 15 ये 5, तो नेट 10 मिला राइटवर्ड, तो सी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राइटवर्ड चलना चाहेगा, तो ग्राउंड उस पे फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिट करेगा लेफ्टवर्ड, दैट इज F3। ये F3 एग्जिट किया है ग्राउंड ने सी पे, तो सी ग्राउंड पे ऐसे। और अगर हम सी का एफबीडी ड्रॉ करें तो ये सी है बच्चों, सी पे देखो 15 न्यूटन राइटवर्ड है, वही सी पे बच्चों F2 एंड F3 लेफ्टवर्ड है, ये F2 और F3 लेफ्टवर्ड है, और ये सी भी आपका रेस्ट पे ही है, तो राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स, राइटवर्ड है 15, लेफ्टवर्ड है F2 प्लस F3, F2 की जगह 5 न्यूटन पुट करोगे तो F3 इज इक्वल टू आपको 10 न्यूटन मिल जाएगा।
क्लैरिटी हुई? सबको क्लियर? मोनार्च, ओके, सुरेंद्रनगर, ओके फाइन, वडोदरा भाईली, ओके, हारिया एंड राधिका, हाँ सुरेंद्रनगर में कौन सा बच्चा है फर्स्ट बैच पे, वो क्या कर रहा है? सुरेंद्रनगर में फर्स्ट बैच पे क्या हो रहा है ऋत्विक सर बताइए आप। सर क्लास में फोकस नहीं है, कब से मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जो अभी पानी पी रहा था ना उनका। कौन पानी पी रहा था? चलो स्टैंड अप। वो जो पास में है ना, बैग के पास बैठा है वो। बैग के पास में फर्स्ट बैच पे नहीं, आपके साइड वाला। हाँ अब खड़े हो जाओ। सर वार्निंग भी दी थी, यहाँ से कॉल भी किया था, फिर भी वही है, उसका शुरू ही है कब से। अब पीछे खड़े रहो अभी क्लास में। वहां पे कोई सुपरवाइजर नहीं है सुरेंद्रनगर में क्या? कुछ एग्जाम चल रहे हैं तो वहां पे है आज। उसके साथ हम लास्ट में डील करते हैं। अभी क्या है कि इनको पढ़ाने पे फोकस करना है, क्योंकि ऐसे तो हर एक लेक्चर में हमको मिलेंगे ही। F1 is equal to 5 Newton, F2 is equal to 5 Newton and F3 is equal to 10 Newton. अब फिर से एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है, इफ ऑल ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, फिर से बता रहा है, देन फाइंड ऑल फ्रिक्शंस। ओके चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पहले ऑल ब्लॉक आर एट रेस्ट है और फाइंड ऑल फ्रिक्शंस। तो ये ग्राउंड है, ये C है, फिर यहाँ पे ऐसे B है और यहाँ पे ऐसे A है। यहाँ पे बच्चों 15 न्यूटन फोर्स जो है वो, सॉरी 10 न्यूटन फोर्स जो है वो सिर्फ B पे ही है। नो प्रॉब्लम, चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कैसे करना है। यहाँ पे अपर साइड से स्टार्ट करते हैं। B 10 न्यूटन फोर्स होने की वजह से राइटवर्ड मूव करना चाहेगा, तो A एंड C दोनों उसके रिलेटिव मोशन का ओपोज करेंगे। मगर पहले हमको A के बारे में डिस्कस करना है। B अगर राइटवर्ड चलना चाहेगा तो A B के राइटवर्ड मोशन को ओपोज करने के लिए F1 ऐसे लेफ्ट में एग्जिट करेगा। ये F1 किसने एग्जिट किया है? A ने B पे। अगर A ने B पे F1 लेफ्टवर्ड एग्जिट किया तो B A पे F1 राइटवर्ड एग्जिट करेंगे। फिर से हम ऑल ब्लॉक आर एट रेस्ट, तो A की एफबीडी ड्रॉ करते हैं। A कहां पे है? रेस्ट पे है। ए पे वर्टिकल में तो फोर्स होगा, अगर वो तो बैलेंस आउट हो रहे हैं हमको मालूम है। राइट में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है। F1 होने के बावजूद वो रेस्ट पे है, इसका मीनिंग ये हुआ ना कि F1 जीरो है, फोर्स एक्सर्ट ही नहीं हो रहा है। ए पे फोर्स है फिर भी वो रेस्ट पे। इफ ऑल ब्लॉक्स आर एट रेस्ट दैट मींस ए रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो उसका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर नेट फोर्स में लेफ्टवर्ड फोर्स है ही नहीं, दैट मींस F1 इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस इस दोनों के बीच फ्रिक्शन है ही नहीं। वही होना चाहिए ना, क्योंकि फोर्स तो फ्रिक्शन फोर्स ही जीरो है वो। अब सर अब क्या होगा? अब देखते हैं बी पे 10 न्यूटन राइटवर्ड है, F1 तो जीरो है, तो C के रिस्पेक्ट में बी आगे चल रहा है, तो C B का रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए फ्रिक्शन ऐसे लेफ्टवर्ड में ही एग्जिट करेगा। यहाँ पे भी F2, ये F2 एग्जिट किया है, C ने B पे लेफ्टवर्ड, तो B C पे यही F2 एग्जिट करेंगे राइटवर्ड। ओके चलिए B का एफबीडी ड्रॉ करते हैं फिर से। ये बच्चों B पे 10 न्यूटन ऐसे राइटवर्ड था, लेफ्टवर्ड देखो तो F1 और F2 दोनों है, सो F1
प्लस F2 दोनों। ये बच्चों बी भी कैसा है आपका, रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, सिंपल, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 10। F1 की जगह 0 पुट कीजिए तो F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। सिंपल, मिल गया हमको आंसर। और लास्ट कि ग्राउंड की रिस्पेक्ट में बच्चों, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में सी पे F2 दैट मींस 10 न्यूटन राइटवर्ड है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सी आगे चलेगा तो फ्रिक्शन होगा पीछे। सर ये कौन से सब स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये F3, यहाँ पे F3, सी का FBD बनाओ आप, ये सी है, बेसिकली सी भी रेस्ट पे है, सी पे F2 जो है वो राइटवर्ड है, सी पे F3 जो है वो लेफ्टवर्ड है, सी फिर भी रेस्ट पे है, रेस्ट पे होने का मीनिंग F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। फिनिश। सो F1 0, F2 10, F3 भी 10, F1 0, F2 10, F3 भी 10। क्लियर सबको ये क्वेश्चन? ओके फाइन, वलसाड सब जगह ओके। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करने के लिए होमवर्क में दे रहा हूं, ए बी सी पे 10 न्यूटन है, तो ये होमवर्क में है बच्चों। चलिए ये डिस्कस करते हैं। इसमें क्या हमको गिवन है, इफ बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाँ, यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि ऐसे कोई एक कैपिटल M ब्लॉक है, ओके, ये सरफेस बेसिकली स्मूथ है, कैपिटल M और ग्राउंड के बीच सरफेस स्मूथ है, यहाँ पे ये स्मॉल m है, ये रफ है, और यहाँ पे कैपिटल F है। मगर क्वेश्चन इजी है अभी ये, क्यों? क्योंकि ये बताया गया है इफ बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर देन व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा वो हमको बताना है। मूव टुगेदर ना बताए तो ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक के बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसका मैं लेक्चर कंडक्ट करूंगा अलग से, जेई के लिए ही है। ब्लॉक ओवर ब्लॉक एंड ब्लॉक ओवर ब्लॉक ओवर ब्लॉक, 3 ब्लॉक भी हो सकते हैं। 2 ब्लॉक के लिए ये दोनों सरफेस रफ, एक स्मूथ, नीचे वाली रफ ऊपर वाली स्मूथ। अगर 3 ब्लॉक हो गए तो वहां पे किसी 2 को रफ बोलेंगे, किसी 2 को स्मूथ बोलेंगे, ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं। तो वो आज, मगर आज यहाँ पे इजी इसलिए है ये क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे क्लियरली है इफ बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, दोनों साथ में ही चलने वाले, वो पक्का है, क्वेश्चन में गिवन है, तब हमको यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन बताना है। चलिए, तो ये स्मॉल m पे आगे फोर्स लगेगा, मगर स्मॉल m ऐसा नहीं है बच्चों, इसका मीनिंग ये है दोनों साथ मूव करेंगे। दैट मींस ये रफ सरफेस है, स्मॉल m का ब्लॉक कैपिटल M के रिस्पेक्ट में आगे चलना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा पीछे, दैट इज Fs ओनली। ये Fs एग्जिट किया कैपिटल M ने स्मॉल m पे, तो स्मॉल m कैपिटल M पे इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिट कर देगा। मगर यहाँ पे दोनों साथ में चल रहे, तो मैं सिस्टम के बारे में बात बताऊं, यहाँ पे सिस्टम रहेगी, किसकी सिस्टम, कैपिटल M प्लस स्मॉल m की, दोनों ब्लॉक को मैं एक सिस्टम की तरह कंसीडर करूं तो हमको मालूम है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे हमको मालूम है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास लिखना है, अपॉन m टोटल। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स में कैपिटल F ही लगेगा ना, क्योंकि Fs अगर मैं सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं, अगर मैं सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं तो ये Fs तो हमारी इंटरनल फोर्सेस हो गए, तो कैपिटल F ही रहा अपॉन टोटल मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M। सर सिस्टम लेना कैसे मालूम, अगर नहीं मालूम पड़ रहा है तो आप स्मॉल m को अकेले पहले ट्रीट कीजिए। चलिए, राइट वर्ड F, लेफ्ट वर्ड Fs, कैपिटल M को अलग से ट्रीट कीजिए, इसके FBD Fs, दोनों बच्चों साथ में ही मूव कर रहे हैं, दैट मींस एक्सेलरेशन राइट वर्ड ही होगा दोनों के लिए। दोनों के लिए सेपरेट इक्वेशन लिखिए और वहां से ए को फाइंड कीजिए, यही मिलेगा आपको। तो एक्सेलरेशन हमको यहाँ पे मिल गया कैपिटल F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। हमको क्या निकालना है, स्टैटिक फ्रिक्शन। कैपिटल M के लिए लिखो या स्मॉल m, कहीं से भी मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि यहां से इजी रहेगा आपको।
ये हम यूज करते हैं। चलिए कैपिटल एम के लिए, तो कैपिटल एम पे तो एक ही फोर्स है, राइट वर्ड एफ एस। तो हम फॉर कैपिटल एम यूज करने वाले हैं सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। चलिए कैपिटल एम पे एक ही फोर्स है, दैट इज एफ एस ओनली। बात हो रही है कैपिटल एम की, तो एम ए में मास आएगा कैपिटल एम का, और एक्सेलरेशन यहां से पुट कीजिए, दैट इज कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। आंसर मिल गया। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है बच्चों। सर यहां से नहीं करना है, यहां से करना है, ऐसे नो प्रॉब्लम, यहां से भी आप कर सकते हो। मैं फॉर स्मॉल एम सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए यूज कर रहा हूं। चलिए स्मॉल एम पे देखिए, राइट वर्ड एफ था, लेफ्ट वर्ड एफ एस था। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो उसको सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे एफ एस है, सो एफ माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए में स्मॉल एम लिखना है ना, क्योंकि आप सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए स्मॉल एम पे अप्लाई कर रहे हो, तो उसका ही मास आएगा स्मॉल एम में। चलिए एफ हमको एफ एस निकालना है, माइनस एफ एस एम, ये यहाँ पे पुट कीजिए, एक्सेलरेशन की जगह कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एफ। यहाँ से अगर आप एफ एस निकालोगे तो आपको कैपिटल एफ कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम यही मिलेगा। दोनों सेम ही है देखो। और यहाँ पे एक बात देखो, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे ये दोनों ब्लॉक साथ मूव कर रहे हैं और एक्सेलरेट भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन होगा कि सर स्मॉल एम तो एक्सेलरेट होगा, हम भी समझ सकते हैं कि स्मॉल एम पे फोर्स है इसलिए वो एक्सेलरेट हो रहा है। सर कैपिटल एम पे तो कोई फोर्स है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है तो सही, वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है तो वो कैसे एक्सेलरेट होगा। तो वही मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि स्मॉल एम पे तो कैपिटल एफ फोर्स है, दैट मीन स्मॉल एम कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में आगे चलेगा तो फ्रिक्शन वहां पे पीछे लगेगा। ये फ्रिक्शन एग्जर्ट किया है कैपिटल एम ने स्मॉल एम पे पीछे, तो स्मॉल एम कैपिटल एम पे ये फ्रिक्शन लगा देगी आगे। तो बच्चों कैपिटल एम को आगे ले जाने के लिए या कैपिटल एम के एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एफ एस है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। और मैंने 2 लेक्चर पहले ये बताया था कि फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है मगर एब्सोल्यूट मोशन को सपोर्ट करता है। तो ये कैपिटल एम के ब्लॉक को आगे ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एफ एस की है। तो ऑलवेज ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का ऑपोज ही करता है, बेसिकली ये ब्लॉक को आगे मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल ही आपका फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हुआ ना आगे ले जाने के लिए। क्योंकि हमको एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे तो फोर्स है नहीं तो कैपिटल एम में एक्सीलरेशन कैसा आएगा, और ये एक्सीलरेशन दोनों का है, स्मॉल एम का भी है कैपिटल एम का है, क्योंकि ये तो सिस्टम का है। तो ऑलवेज याद रखना दैट स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है मगर एब्सोल्यूट मोशन को सपोर्ट भी करता है। ठीक है, सबको ये बात क्लियर। वडोदरा भाईली, वो दोनों बच्चे को बाहर ले गए, तो बातें कर रहे थे सर, कंटिन्यू ठीक है, बातें कर रहे थे। ओके नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। चलो आप वही कंटिन्यू रखो। तो ये आपको मिल गए आंसर, कैपिटल एम कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। फिर वैसा ही एक क्वेश्चन और है मगर इसमें स्लाइटली डिफरेंट है। देखिए फाइंड एफ एस इफ बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, मगर यहाँ पे कैपिटल एफ देखो कैपिटल एम पे है तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखे तो ये सरफेस तो स्मूथ है, अगर कैपिटल एम आगे बढ़ना चाहेगा तो स्मॉल एम कैपिटल एम का रिलेटिव मोशन है उसका अपोज करने के लिए एफ एस यहाँ पे पीछे रहेगा। एफ एस क्यों आएगा, क्योंकि दोनों साथ में चलेंगे। स्मॉल एम ने कैपिटल एम पे एफ एस पीछे, तो कैपिटल एम ने स्मॉल एम पे एफ एस आगे। स्मॉल एम को आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, मगर हमको यहाँ पे दोनों साथ मूव कर रहे हैं तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे बताना है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, दैट इज कैपिटल एम, और टोटल मास है स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। चलिए
फिर स्मॉल m के लिए एफ बाई डी ड्रॉ करते हैं बच्चों, स्मॉल m पे एफ एस आगे है, यस वो एसरेट हो रहा है, यस तो हमको क्या लिखना है इसके अकॉर्डिंग, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए लिखो। चलिए आप सिग्मा एफ में फोर्स कौन सा है, एफ एस है, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्मॉल m के लिए, तो स्मॉल m इंटू एसरेशन, एसरेशन पुट कीजिए, मिल गया आंसर। ये मैंने स्मॉल m कैप बी डी से निकाला, अब कैपिटल M कैप बी डी से भी निकाल सकते हो। तो ये बच्चों हमको एफ एस मिल गया, देखिए स्मॉल m इंटू एफ अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये हमको मालूम है। चलिए फिर एडिशनल थियरी में ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से भी डाउट हो सकता है। फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन। देखो 4 kg का ब्लॉक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन है, म्यू एस एंड म्यू के दोनों सेपरेट है, म्यू एस 0.6 है और म्यू के 0.4 है। तो पहले क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन होगा तो पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगा इस डायरेक्शन में, पहले जो मिलने वाला है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। सर वो कितना होगा कैसे मालूम, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया कि पहले बेटर वे यही है कि आप एफ एस मैक्स निकालो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एस एन, वहां पे म्यू के नहीं लिखना है, म्यू एस है, म्यू एस कितना है बच्चों 0.6, एन कितना है, ओके 4g ऐसे डाउनवर्ड, नॉर्मल ऐसे अपवर्ड, सो n इज इक्वल टू 4g और g की जगह 10, सो 0.6 की जगह 6/10 लिखोगे, 10 कैंसल आउट, सो आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया 6 इंटू 4 24 न्यूटन बच्चों। तो एक्सटर्नल फोर्स अपना आपका कितना है 20, और आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कहां तक जा सकता है 24 तक, तो अगर आपका F 20 है तो FS 20 होगा ना, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी तो मैक्सिमम वैल्यू 24 तक जा सकती है। दैट मींस अगर आपने एक्सटर्नल 20 एग्जिट किया है तो वहां पे वो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ऑपोजिट में 20 लगेगा, सो फ्रिक्शन का आंसर होगा 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन 0, क्योंकि ब्लॉक तो स्टेशनरी है। क्लियर सबको? तो ऑलवेज पहले प्रीफरेबल यही है कि आप एफ एस मैक्स फाइंड कीजिए, दो वहां पे म्यू के गिवन है मगर आपको तो एफ एस मैक्स ही निकालना है, ओके। मुझे लग रहा है कि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम था, हो गया। ऋत्विक सर यहाँ पे ये सब फ्रीज हो गए थे स्क्रीन पे, नेटवर्क में कुछ इश्यू है, देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये देखिए, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन। सर क्या वही है, देखते हैं, ये F इज इक्वल टू 20 वही है, नहीं ये डिफरेंट है। चलिए क्या बताया हमको, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन निकालना है। F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, 2 kg का ब्लॉक है, एफ एस इज इक्वल टू 0.6 है, म्यू के इज इक्वल टू 0.4 है। तो पहले हमारा क्या रहना चाहिए, पहले हमको फाइंड करना है एफ एस मैक्स। चलिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू एस एन, म्यू एस कितना है बच्चों 0.6, एन कितना है, n इज इक्वल टू 2g, g इज इक्वल टू 10, 0.6 दैट मीन 6/10, तो आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मिल रहा है 12 न्यूटन, ओके। दैट मीन्स अगर ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो मैक्सिमम फ्रिक्शन 12 न्यूटन तक एग्जर्ट हो सकता है। यहाँ पे 20 न्यूटन है तो आपका एक्सटर्नल फोर्स एफ एस मैक्स से ज्यादा है, तो ये ब्लॉक मूव करने लगेगा, राइटवर्ड एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर ये मूव करने लगेगा तो क्या पीछे एफ एस मैक्स एग्जर्ट होगा, नो सर, म्यू एस एंड म्यू के डिफरेंट है, तो अब वो ट्रैवल कर रहा है तो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। सर एफ एस मैक्स और एफ के दोनों सेम ही हो गए ना, नो, वो मैंने बताया था कि वो सेम तब हो गए जब म्यू कॉमन होगा दोनों का। यहाँ पे पहले अब आपको काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है, दैट इज एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन, म्यू के कितना है दैट इज 0.4, एन कितना है दैट इज 2 इंटू जी, जी की जगह 10, 4/10, 10 कैंसल आउट,
8 न्यूटन। दैट मीन्स ठीक है एफ एस मैक्स 12 न्यूटन है, मगर वो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ब्लॉक तो मूव करने लगा है, और ब्लॉक मूव करने लगा है तो आपका फ्रिक्शन 12 न्यूटन नहीं है, 8 न्यूटन है। तो जो फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन हमको बताना है ना, तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा और उसका आंसर 8 न्यूटन, एक मिल गया। दूसरा क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। चलिए, ये 2 kg का ब्लॉक है बच्चों, उसका एफबीडी रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। राइट वर्ड 20, लेफ्ट वर्ड 8 न्यूटन, और ये राइट वर्ड एक्सलेट हो रहा है। तो फिर से जिस दिन से मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया ना, एक ही फॉर्मूला आ रहा है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम है। जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है, उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इज इक्वल टू 2a, एम इन शॉर्ट। सो a इज इक्वल टू 12/2, दैट मीन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिनिश। तो यहां पे आंसर फ्रिक्शन आपका 12 न्यूटन नहीं है, 8 न्यूटन है। सो एक्सेलरेशन 6 और फ्रिक्शन आपका 8 न्यूटन। क्लियर? ओके फाइन। ये 8 और आपको 6 मिल गया। जब म्यू एस और म्यू के सेम होगा तब हम 12 न्यूटन ही कंसीडर करेंगे फ्रिक्शन फोर्स, मगर दोनों डिफरेंट है यहाँ पे। फिर वैसा ही है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट क्या है कि आपका फोर्स यहाँ पे ऐसा एग्जर्ट है तो उसके दो कंपोनेंट हमको लेने हैं। यहाँ पे 6g तो डाउनवर्ड ही होगा, नॉर्मल अपवर्ड होगा, तो y डायरेक्शन में चेंज होगा बच्चों, क्योंकि 6 kg पे ये अगर 6 kg है तो y डायरेक्शन में यहाँ पे नॉर्मल है प्लस 20√2 sin 45 है, और यहाँ पे 60g है, सॉरी 6g, दैट मीन्स 60 न्यूटन। तो यहाँ से नॉर्मल चेंज हो जाएगा, रिमेनिंग थिंग्स आर सेम, कि पहले एफ एस मैक्स निकालो फिर एफ के को फाइंड करो। चलिए, ये होमवर्क में है बेसिकली। ये क्वेश्चन अच्छा आया, बढ़िया क्वेश्चन है, देखना ये मेरी बात, यहाँ पे सुनना पहले। सॉल्यूशन फ्रिक्शनल एडिशनल क्वेश्चन, ये तो ठीक है। फाइंड फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू, फर्स्ट पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, रिमेनिंग सेम है, सॉरी इजी है। सो ए में क्या बताना है? पहले क्वेश्चन है फाइंड फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। मुझे ये 6 kg के ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है, इसलिए कितना फोर्स चाहिए? अब देखना, मैं ये सिचुएशन यहाँ पे रीड्रॉ कर रहा हूं कि ऐसे ये हॉरिजॉन्टल, उसके साथ ये 60 डिग्री पे 6 kg का ऐसे ब्लॉक है। ओके फाइन। अब यहाँ पे 6g हुआ डाउनवर्ड। ओके, उसके दो कंपोनेंट, एक ये 60 है तो ये 60 ही होगा, 6g cos 60, और यहाँ पे 6g sin 60, यहाँ पे से नॉर्मल। बच्चों देखो ये सरफेस कैसी है, डेफिनेटली रफ ही है, म्यू एस और म्यू के दोनों डिफरेंट है, तो ये सरफेस तो रफ ही है। अब सुनना मेरी बात, जो भी बंदे पढ़ रहे उसके लिए, कि अगर ये रफ सरफेस होती और मैंने यहां से इसको रिलीज किया है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये ब्लॉक डाउनवर्ड ही चला जाएगा ना, और अगर ये ब्लॉक डाउनवर्ड चला जाएगा तो ये सरफेस रफ होने की वजह से ये जो सरफेस है उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए पहले एफएस होगा, फिर एफएस मैक्स होगा, फिर भी ये ब्लॉक का ये जो 6g sin 60 वाला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट, ये फोर्स अगर ब्लॉक को डाउनवर्ड लेके चलेगा तो यहां पे मिनिमम काइनेटिक फ्रिक्शन को आपको मिलेगा ही ना, मगर काइनेटिक होगा या स्टैटिक होगा या एफएस मैक्स होगा, वो हमको कैसे डिसाइड करना है कि ब्लॉक को हमको स्टेशनरी रखना है, तो ये एफएस होगा। अगर अकेला ये एफएस 6g sin 60 को बैलेंस कर सकता है तो हमको एफ क्यों रिक्वायर्ड है? दैट मींस ये एफएस नहीं है,
ये एफएस मैक्स है। दैट मीन्स जो 6G sin 60 है उसके ऑपोजिट में जितना फ्रिक्शन लग सकता था उसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन लग गया। एफ के तो इससे कम है, तो एफएस मैक्स सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा फोर्स लग गया। फिर भी ये ब्लॉक स्टेशनरी नहीं रहा, इसलिए हमको ये कैपिटल एफ फोर्स की रिक्वायरमेंट हुई और इसको हमको स्टेशनरी रखना है। सर इसमें नई बात क्या हुई? इसमें नई बात ये हुई बच्चों कि जो समझने वाले बंदे हैं ना उसको यहाँ पे डाउट होगा कि सर ये एफएस मैक्स अपने अपवर्ड क्यों एग्जिट किया। ऐसे भी नहीं सोच सकते कि कैपिटल एफ यहाँ पे अगर कैपिटल एफ ऐसे अपवर्ड है तो फ्रिक्शन ऐसे डाउनवर्ड, ऐसा नहीं हो सकता सर। क्या हमको कैसे मालूम पड़े कि एफएस मैक्स ऐसे अपवर्ड ही लेना है? अपवर्ड दैट मीन्स इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग अपवर्ड। एफ ऐसे है तो ऐसे भी नहीं बोल सकते सर, फ्रिक्शन ऐसे भी आएगा। नहीं, देखो बच्चों यही सही है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहले आपका एक्सटर्नल फोर्स था या mg 6G sin 60 था। डेफिनेटली 6G sin 60 ही था। पहले जैसे ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन का इसका एंगल हमने इंक्रीज किया तो ये 6G sin 60 की वजह से ये जो आपका इंक्लाइन प्लेन है उसके रिलेटिव मोशन यहाँ पे स्टार्ट होगा उसके रिस्पेक्ट में। तो पहले mg या 6G sin 60 था, पहले f नहीं था। f को तो हमको एग्जिट करना पड़ा क्योंकि 6G sin 60 के ऑपोजिट एफएस मैक्स अकेला ये ब्लॉक को स्टेशनरी नहीं रख पा रहा था, इसलिए हमने एफ को एग्जिट किया है और इसलिए आपका फ्रिक्शन ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्या यहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है? फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन सी लेनी है सर? आंसर मिल जाएगा, मगर फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन सी लेनी है उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। और यहाँ पे बच्चों अब तो ये बात खत्म हो गई क्योंकि हमको तो ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है ना, ब्लॉक रेस्ट पे रखना है। तो इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड जितना फोर्स होगा उतना ही अपवर्ड होगा। दैट मींस 6G sin 60 इज इक्वल टू ये दोनों फोर्स, दैट इज कैपिटल F प्लस एफएस मैक्स। फिनिश। Along the inclined plane, downward force is equal to upward force. तो 6G की जगह 10 sin 60 की जगह √3/2 इज इक्वल टू एफ एस मैक्स की जगह म्यू एस एन ही, यस एफएस मैक्स है क्योंकि ये तो अभी स्टेशनरी है तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। तो एफएस क्यों नहीं? क्योंकि एफएस मैक्स भी इसको बैलेंस नहीं कर सका, इसलिए एफ एग्जिट करना होगा। तो एफएस तो हम ले ही नहीं सकते ना, एफएस मैक्स ही लेना है। म्यू एस एन, एन की जगह क्या लिखना है सर? एन की जगह इस डायरेक्शन में बैलेंसिंग है तो 6G cos 60। यहाँ पे आप देखो 30√3 होगा ये 60/2 30√3 इज इक्वल टू एफ। म्यू एस कितना है बच्चों? म्यू एस है 0.6 दैट मीन 6/10 इंटू 6 इंटू 10 इंटू cos 60 दैट मीन्स 1/2 तो 10 कैंसल, ये 18 हुआ। सो 30√3 इज इक्वल टू एफ प्लस 18, यहाँ से आप मिल जाएगा। तो ये आपका ए पार्ट का आंसर है बच्चों। मिनिमम 30। सर ये मिनिमम क्यों? क्योंकि आप अगर इफ एफ इज इक्वल टू 0 देन एफ इज इक्वल टू 51 न्यूटन, मैक्सिमम वो होगा। सो बेसिकली आपका आंसर मिलेगा 33 और 51 के बीच में। एक ब्लॉक स्टेशनरी इक्वेट किया बच्चों, एफ प्लस एफ एस मैक्स। देखिए एफ प्लस एफ एस मैक्स। चलिए बी पार्ट में क्या है? अब तो ये इजी है। मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बी में हमको कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करना है बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो यहाँ पे देखते हैं बेसिकली हमारी सिचुएशन ये है कि यहाँ पे 6G डाउनवर्ड था, इसको हम बोलने वाले हैं 6G cos 60, इसको हमने बोला है 6G sin 60। यहाँ पे बच्चों नॉर्मल ऐसे अपवर्ड। अब ब्लॉक कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है? मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। किस डायरेक्शन में? डेफिनेटली अपवर्ड ही होगा। ओके, पहले mg sin थीटा ही आया होगा, फिर बाद में आपके अपवर्ड ही चला गया होगा।
और यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग है ये अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, दैट मीन्स 6g sin 60 इज इक्वल टू f प्लस एफ के दैट मीन्स म्यू कैन, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है यहाँ पे। फिर थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, सी में, मूव द ब्लॉक अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओ माय गॉड, अब मुझे ये ब्लॉक को अपवर्ड लेके चलना है और वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। कितने एक्सेलरेशन से? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब मुझे सोचना होगा फिर से, ये 6g cos 60, 6g sin 60, ओके। अब मुझे इसको एक्सेलरेट करना है इस डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स अगर नेट एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन है तो ये मेरा ज्यादा होना चाहिए, कैपिटल एफ बड़ा होना चाहिए। किससे? 6g sin 60 से। तो मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन अब डाउनवर्ड आ जाएगा ना। सर यहां पे कैसे डाउनवर्ड आएगा? पहले केस में मुझे स्टेशनरी रखना था, तो पहले 6g sin 60 आया, फिर अपवर्ड एफएस मैक्स, वो अकेला एफएस मैक्स, ये अकेला एफएस मैक्स इसको बैलेंस नहीं कर पाया, इसलिए कैपिटल एफ की रिक्वायरमेंट हुई। मगर यहाँ पे तो मुझे ब्लॉक को अपवर्ड लेके चलना है, अपवर्ड एक्सेलरेट कराना है, तो ये फोर्स ज्यादा होना चाहिए 6g sin 60 से, और रिलेटिव मोशन अपवर्ड है तो काइनेटिक फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे सी वाले केस में a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इज इक्वल टू एम माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। मास है आपके पास 6 और एक्सेलरेशन भी है 4, तो 6 इंटू 4, एफ के आपके पास है, एफ निकालना है। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है वो हमको डिसाइड करने के लिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्लियर सबको ये बात? पक्का? श्योर? ओके फाइन। तो यहाँ पे दोनों केस, अब ये लास्ट हमारी थियरी, इजी थियरी है, लास्ट ही है, थियरी है, ये आपको नोट्स में ऐड ऑन ही करनी है। एंगल ऑफ रिपोज पढ़ना है। हमने बच्चों पहले एक बार डिस्कस किया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू f बाय n। यहाँ पे हमको डिस्कस करना है एंगल ऑफ रिपोज। चलिए, इसमें क्या सिचुएशन क्या रहेगी कि क्वेश्चन भी साथ में रीड करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, block of mass 4 kg rest on a horizontal plane. The plane is gradually inclined until an angle of 15 degree with the horizontal. पहला ऐसा कोई horizontal plane था, इस पे ब्लॉक हमने पुट किया है। अब ये horizontal plane को हम gradually incline until an angle of 15 degree with the horizontal. The block just begin to slide. Just begin to slide. ऐसे बच्चों किसी थीटा एंगल पे ये ब्लॉक किस सिचुएशन में आने वाला है? जस्ट बिगिन टू स्लाइड। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक? क्योंकि जस्ट बिगिन टू स्लाइड है, स्लाइड हो नहीं चुका है, वरना म्यू क्या आएगा, यहाँ होने वाला है जस्ट बिगिन टू स्लाइड। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? दैट मींस म्यू एस निकालना है बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। कैपिटल एम का ब्लॉक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे एम जी ऐसे डाउनवर्ड लगेगा, ऐसे बच्चों ये आपका होगा, ये थीटा है तो ये थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा? एम जी कॉस थीटा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एम जी साइन थीटा। यहाँ पे बच्चों नॉर्मल। अगर ये ब्लॉक रफ इंक्लाइन प्लेन है, इसके रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड मूव करना चाहेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपका एक्सर्ट होगा इस डायरेक्शन में, एफ के। सर एफ के होगा, एफ एस होगा? नहीं। क्या मूव करने वाला है? नहीं, जस्ट बिगिन टू स्लाइड है। जस्ट बिगिन टू स्लाइड के केस में एफ एस भी नहीं, एफ के भी नहीं, एफ एस मैक्स है। और जस्ट बिगिन टू स्लाइड का मीनिंग है बच्चों
just begins to slide का मीनिंग है डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड। सर डाउनवर्ड थोड़ी ना है, डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड, अलोंग द इंक्लाइन अपवर्ड। दैट मीन्स mg sin theta is equal to fs max। mg sin theta fs max is equal to mu s n, और n की जगह मेरे को लिखना है mg cos theta। mg कैंसल आउट, सो tan theta is equal to mu s। आपको क्या फाइंड करना है? mu s। थीटा कितना है? 15। tan 15.27, दैट मींस mu s हो गया 0.27। फिनिश। ये कंडीशन ही याद रखनी है। एंगल ऑफ रिपोज कितना है? tan थीटा इज इक्वल टू mu s। कब? कब? जब सरफेस स्मूथ ना हो, रफ हो। और एंगल ऑफ रिपोज क्या शो कर रहा है? जस्ट बिगिन टू स्लाइड वाली कंडीशन, जस्ट बिगिन टू स्लाइड। ये सब अब होमवर्क में है। एक मैं डिस्कस करने वाला हूं, और वो ये है बच्चों कि सिर्फ आपको बताना ही है। जूम 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 जूम। देखो यहाँ पे फाइंड करना है द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन। तो कॉन्टेक्ट फोर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था। कौन सा क्वेश्चन है? 53 नंबर का, कि कॉन्टेक्ट फोर्स का फॉर्मूला है, कॉन्टेक्ट फोर्स को R से शो किया था, डेट इज अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे को क्या फाइंड करना है? कॉन्टेक्ट फोर्स। 53 ये क्वेश्चन खास डिस्कस करना, ओनली मेथड लिखा हुआ है, फिर भी हमको ये डिस्कस कंपलसरी करना है। हमको ना तो नॉर्मल फाइंड करना है, ना तो हमको फ्रिक्शन फाइंड करना है, हमको कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना है इस क्वेश्चन में। तो ये आपको होमवर्क में करना है। ये सब बच्चों हमने पहले इसकी थियरी हम पढ़ चुके हैं। ऐसे हमने तो लास्ट लेक्चर में इंक्लाइन पेन पे ब्लॉक के साथ टेंशन डिस्कस किया था, यहाँ तो हॉरिजॉन्टल पेन पे। फिर ये हॉरिजॉन्टल रफ, ये भी आपको आना चाहिए बच्चों। ट्रक वाला जो था, ट्रक या बस वाला, ये हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये भी होमवर्क में है, ये भी होमवर्क में। ठीक है, ओके, इतना है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे मिलते हैं।